नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पांडे। स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम हॉल में। और दोस्तों, सबसे पहले आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं इतने दिनों तक द हिंदू का एनालिसिस नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं एनालिसिस करने में असमर्थ था। लेकिन अब मैं ठीक हूँ और अब जो है द हिंदू का एनालिसिस डेली रेगुलर बेसिस पे चालू रहेगा और आपको बढ़िया-बढ़िया पीडीएफ समरी के जो हिंदू एनालिसिस के जो समरी पीडीएफ होंगे और भी जो पीडीएफ्स होंगे स्टैटिक और करंट अफेयर्स के, वो सारे रेगुलरली मिलते रहेंगे बिना किसी स्टॉपेज के, चाहे कुछ भी हो। द हिंदू का एनालिसिस डेली चलेगा और ये मैं सुनिश्चित करूँगा। तो आज द हिंदू के एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूँ मैं। 23 अगस्त है आज और आज हम शुरू देखेंगे कि आज की मुख्य खबरें क्या है और उनकी समरी हम पढ़ेंगे और प्लस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। इसकी समरी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली खबर है ब्रिक्स की। दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी साउथ अफ्रीका गए हैं इस समय। जोहानिसबर्ग में पहुंचे हैं वो, और वहाँ वो ब्रिक्स की जो मीटिंग होगी उसमें वो पार्ट लेंगे और सारे लीडर्स वहाँ पार्ट ले रहे हैं सिवाय व्लादिमीर पुतिन के। व्लादिमीर पुतिन फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं रहेंगे, वहाँ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वहाँ पे वहाँ की मीटिंग होगी उसको संबोधित करेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या मुख्य बातें हैं इस मीटिंग की। देखिए दोस्तों, हमारे मोदी जी ने ब्रिक्स को एक ग्लोबल साउथ प्लेटफॉर्म का नाम दिया है। ग्लोबल साउथ क्या होता है दोस्तों? ग्लोबल साउथ जो टर्म है दोस्तों, ये डेवलप्ड कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने कॉइन किया था अफ्रीकन नेशन के लिए, जो कि इक्वेटर के साउथ है। ये देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज मोस्टली नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप के कंट्रीज हो गए, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। और मोस्टली जो कॉलोनियल कंट्रीज थी जैसे चाइना, इंडिया और ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये सब सदर्न हेमिस्फीयर में थी, तो इसको ग्लोबल साउथ कहने लगे। इसका ये टर्म का सिग्निफाई करता था कि ये डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज हैं। तो अब ये डेवलपिंग जो पुअर कंट्रीज जो हैं वो दुनिया की इकोनॉमी में बहुत ही प्रबल पार्ट निभा रही है, एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको वेस्टर्न कंट्रीज भी एक्नॉलेज करती हैं। और उसी को देखते हुए मोदी जी ने ब्रिक्स को, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, उसको ग्लोबल साउथ का प्लेटफॉर्म कहा है। क्योंकि दोस्तों, ग्लोबल साउथ में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो जीडीपी वाइज है वो इंडिया, चाइना का है। और ये कंट्रीज़ मिल के 50% से ज़्यादा जीडीपी ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ का बनाती हैं। तो इसीलिए मोदी जी ने ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ का एक प्लेटफॉर्म बोला है। और दोस्तों, यहाँ कौन कौन जोहानिसबर्ग कौन कौन पहुंचा है समिट को अटेंड करने के लिए? जी जिनपिंग पहुंचे हैं, लुइस इलाको लूका डा पहुंचे हैं सिल्वा ब्राज़ील से, सिरिल रामप्लाफोसा साउथ अफ्रीका के हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ये पांचों लोग वहां पहुंचे हैं। लेकिन जो रशिया के प्राइम प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो वहाँ पे नहीं है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। अब देखिए, 15th ब्रिक्स समिट जो है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों? सिग्निफिकेंस पे हमें खास ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों कोविड-19 के बाद, पैंडेमिक के बाद ये पहला ब्रिक्स समिट हो रहा है। और ये ब्रिक्स समिट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है और रशिया पे काफ़ी सैंक्शंस हैं। तो ऐसे इसके मद्देनज़र किसी भी समिट में किसी भी बड़े समिट में रशिया के प्रेसिडेंट को भाग लेना एक बड़ी बात होती है। तो ये रशिया यूक्रेन स्टैंड ऑफ के बाद ये पहला ऐसा समिट है, इंटरनेशनल समिट है, जिसमें रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो भाग ले रहे हैं। और इंडिया चाइना के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो 2020 का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो स्टैंड ऑफ हुआ था, जो गलवान क्राइसिस हुआ था, उसके बाद इंडिया चाइना एक अपने जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है उस पर पहली बार एक टेबल पे आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये इसका सिग्निफिकेंस है इस बार, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलने वाली हैं। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जा रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और जी जिनपिंग, ये दोनों लोग हो सकता है वहाँ मीटिंग करें और जो स्टैंड ऑफ इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने बताया, रशियन जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसमें पार्ट लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रिक्स के एक्सपेंशन की भी बात चल रही है। देखिए, अब कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, वो छोटा नहीं रहता है, उसकी जो महत्वता बढ़ने लगती है तो उसमें कंट्रीज़ भी ज़्यादा आने लगते हैं। तो इसीलिए ब्रिक्स का भी एक्सपेंशन अब पाइपलाइन में है। और इसमें कौन कौन आने वाला है? ईरान, बांग्लादेश और कुछ और डेवलपिंग कंट्रीज़, खासकर अफ्रीकन यूनियन के। तो ये सारे कंट्रीज़ अब ब्रिक्स में आने की इच्छा जता रहे हैं और यहाँ पे हो सकता है कोई डिसीजन ली जाए इन कंट्रीज़ को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए। और दोस्तों, ब्रिक्स के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर एथेंस जाएंगे, ग्रीस में।
और ग्रीस से जो हमारे इंडिया के टाइज़ हैं उनको और मजबूत बनाएंगे और बहुत सारे हिस्टोरिकल जो हमारे कनेक्शन हैं उनको मजबूत बनाएंगे और बहुत सारे कॉपरेशन अक्रॉस दी सेक्टर साइन होंगे, जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, कल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। इनको लेके बहुत सारे जो एमओयूज हैं और एग्रीमेंट्स हैं वो ग्रीस और इंडिया के बीच में साइन होंगे। तो ग्रीस इंडिया के रिलेशंस के बारे में हम तब देखेंगे जब मोदी जी वहाँ पहुँच जाएंगे। अब हम ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ब्रिक्स देखिए एक्रोनिम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का। ये 5 मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज़ की एक ग्रुप है और इसमें 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन है और 25% ग्लोबल इकोनॉमी मतलब वर्ल्ड जीडीपी इसमें कंस्टिट्यूट करती है। 2006 में दोस्तों ये फॉर्म हुआ था और ओरिजिनली इसको ब्रिक कहते थे, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थे खाली। और इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ था? ये कार्ता-यूनबर्ग रशिया में। और ये दोस्तों 2010 में एक्सपैंड हुआ और इसका नाम हो गया ब्रिक्स, जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? इकोनॉमिक कॉपरेशन, ट्रेड कंट्रीज़ के बीच में बढ़ाना, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी सारे कंट्रीज़ के बीच में फ्रेम करना जिसमें वो कोऑर्डिनेट कर सकें, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में रिफॉर्म करना। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में क्यों रिफॉर्म करना? क्योंकि डॉलर डोमिनेटेड इकोनॉमी है दुनिया की, तो ये पाँचों कंट्रीज़ मिल के डॉलर का डोमिनेंस कम करना चाहते हैं। पीस सिक्योरिटी सब में होता है दोस्तों, सारे जितने भी ग्रुप्स बनते हैं उसमें पीस सिक्योरिटी ज़रूर होता है। अब देखिए दोस्तों, ब्रिक्स के एनुअल समिट्स 2009 से हर साल होते हैं और पिछला जो समिट हुआ था वो बीजिंग में हुआ था, चाइना में। और कुछ अदर और मुख्य बातें ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ब्रिक्स ने बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया है, जिसमें से प्रमुख है एनडीबी, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक और कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। और ब्रिक्स कंट्रीज़ ने जो है और भी इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जैसे ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल, ब्रिक्स थिंक टैंक काउंसिल, जहाँ के जिसमें कि इन कंट्रीज़ के बिजनेस टाइकून्स और अलग अलग इनोवेटर्स आते हैं और मीटिंग करके एक फ्रूटफुल चर्चा करते हैं, जिससे कि सारी कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है। और इंटरनेशनल अफेयर में अब ब्रिक्स की सुनी जाने लगी है, क्योंकि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका बड़े कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमी इनकी बहुत बड़ी है, जिनको कोई भी नज़रअंदाज करने की गलती नहीं कर सकता है। दुनिया की कोई भी कंट्री इनको इग्नोर नहीं कर सकती, तो इसीलिए अब इंटरनेशनल अफेयर्स में भी इन्होंने बहुत बहुत इनका एक्टिव रोल होने लगा है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 आज लैंड करेगा। सबके दिल की धड़कनें बढ़ी हैं, मेरी बढ़ी हैं, क्योंकि पिछली बार जब वो पिछली बार जब जुलाई 2019 में जब वो उसका लॉन्च था, तो रात के 2:30 बजे वो लॉन्च करने वाले थे, रात के 2:30 बजे। तो मैं भी वो लॉन्च देख रहा था और दोस्तों सच बता रहे हैं, लास्ट में जब वो क्रैश हो गई तो दिल टूट सा गया, रात भर नींद नहीं आई और मन में ये था कि हे भगवान, अब कब मैं देख पाऊँगा कि ये हमारा चंद्रयान 3 मून पे लैंड किया है। दोस्तों लोग बहुत प्रश्न उठाते हैं, जो क्रिटिक्स हैं, कि भाई मून पे भेजने की क्या ज़रूरत है, इतना पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों जानते हैं हमारे देश का कि पावर का, ये सिर्फ हम मून पे एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं कि देखो इंडिया में दम है। भारत चाँद पे पहुँचा है, मार्स पे भी पहुँचेगा और सिर्फ चाँद, मार्स ही नहीं, यूनिवर्स के हर कोने-कोने में भारत का डंका बजेगा। और इसरो ने इसकी आगाज़ चंद्रयान 3 से शुरू कर दी है। और दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आज चंद्रयान 3 लैंड सेफली करेगा। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। कुछ इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कि लैंडिंग में क्या-क्या है। देखिए मिशन का एक जो लेखा-जोखा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 14 जुलाई को मिशन लॉन्च किया गया था। 15 से 25 जुलाई में ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर्स हो रहे थे। अर्थ के अराउंड चक्कर काटे जा रहे थे। फिर 1 अगस्त से 5 अगस्त तक अर्थ से ये स्टार्ट करके लूनर ऑर्बिट में पहुंचा और प्रपल्शन मॉड्यूल जो है वो सेपरेट हो गया। 6 से 16 अगस्त में ऑर्बिट टावरिंग मैनूवर्स हुए मून के अराउंड, मतलब मून के अराउंड जो चंद्रयान है वो घूम रहा था। 17 अगस्त को जो लैंडर है वो प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। अब लैंडर जो है इंडिविजुअली चंद्रमा का चक्कर काट रहा है। और अब 23 अगस्त यानी आज को 5:45 पे डिसेंट होगा और उम्मीद की जा रही है कि 6:04 पे हम इंडिया मून पे अपना झंडा फहरा देगा। अब दोस्तों कुछ लैंडिंग अटेम्प्ट की बैकग्राउंड को हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है जो आप जानते हैं, और ये चंद्रयान 2 का सक्सेसर है। और लैंडिंग जो शेड्यूल की गई है वो 6:04 पे की गई है आज के दिन। और देखिए लैंडिंग से पहले एक जो स्टेज है वो है पावर डिसेंट इनिशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है दोस्तों। इसको अर्थ से किया जाएगा, मतलब हमारे अर्थ पे बेंगलोर में ISTRAC
यानी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से पावर डिसेंट को इनिशिएट किया जाएगा, जो हमारा लैंडर मॉड्यूल है। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि हमारा जो लैंडर है वो चांद पे सक्सेसफुली लैंड कर जाएगा और हम चौथे ऐसे कंट्री बन जाएंगे यूएस, रशिया और चाइना के बाद जो सक्सेसफुली मून पे लैंड कर जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये एक ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि जब हम लैंड कर जाएंगे मून पे तो हम एक एलाइट क्लब में घुस जाएंगे और हमारी जो कमर्शियल पॉसिबिलिटीज़ हैं इसरो की वो बहुत बढ़ जाएंगी। दोस्तों, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि हमारे चंद्रयान में एक बैकअप सिस्टम लगा है। मतलब साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर सारे सेंसर्स फेल भी हो जाएं तो भी हम सेफली लैंड करेंगे, जब तक कि प्रपल्शन मॉड्यूल, जो प्रपल्शन सिस्टम है लैंडर का, वो फंक्शन करता रहेगा। अगर प्रपल्शन सिस्टम फंक्शन करता रहेगा तो भी सारे सेंसर्स के फेल होने के बावजूद भी हम सेफली लैंड कर जाएंगे। और लैंड करने के बाद रोवर का डिप्लॉयमेंट होगा, जो कि वहाँ का इन सिटू केमिकल एनालिसिस करेगी लूनर सरफेस का। और बहुत सारे साइंटिफिक पेलोड भी इसके साथ गए हैं, जो 14 दिन तक, 14 अर्थ डे के हिसाब से वहाँ पे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट का काम करते रहेंगे। अब दोस्तों देखिए, इसके बाद नासा और ईएसए ने भी, अब देखिए दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, चाहे नासा करे लॉन्च करे, चाहे ईएसए लॉन्च करे, चाहे इसरो लॉन्च करे, चाहे रशिया लॉन्च करे, कोई भी लॉन्च करे, उसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ज़रूरत जरूर पड़ती है, क्योंकि इनके सैटेलाइट्स जो हैं वो 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 ऑर्बिट में रहते हैं और वो कम्युनिकेट करते रहते हैं हमारे सैटेलाइट से। तो इनके सैटेलाइट्स की जो खासियत है, इनके सैटेलाइट की जो भी कैपेबिलिटीज़ है, उसको उसको यूटिलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे सैटेलाइट्स द्वारा, ताकि हमारी लैंडिंग और हमारा मिशन सक्सेसफुल हो। तो नासा और ईएसए ने भी हमारे ये चंद्रयान 3 मिशन को सपोर्ट किया है। कैसे सपोर्ट किया है ये आपको बताते हैं। देखिए, ये कोलैबोरेटिव मॉनिटरिंग है। देखिए ना, जैसा कि मैंने बताया, नासा और ईएसए हमारे चंद्रयान 3 को सपोर्ट करते हैं। ईएसए का रोल क्या है दोस्तों? देखिए, ईएसए जो उसके 2 ग्राउंड स्टेशंस हैं, उनको यूटिलाइज़ करने दे रही है हमारे चंद्रयान 3 के जो सिस्टम है। और इसका जो मिशन ऑपरेशंस है बैंगलोर में चंद्रयान 3 का, उसको जो एस्ट्रैक नेटवर्क है ईएसए का, वो कम्युनिकेशंस भेजता रहता है बीच-बीच में चंद्रयान 3 के मिशन को, के स्टेटस को लेके। और ये जो इनके एस्ट्रैक नेटवर्क हैं, ये जो स्टेशंस हैं, वो कहाँ-कहाँ हैं? एक फ्रेंच गुयाना में है, कोरू में, और एक गून हिली अर्थ स्टेशन है यूके में। ये दोनों चंद्रयान 3 के स्टेटस को इसरो तक कम्युनिकेट कर रहे हैं रेगुलरली। और इनका बहुत क्रूशियल रोल है चंद्रयान 3 को लूनर ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने की। इसमें ईएसए की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नासा क्या करे दोस्तों? नासा टेलीमेट्री और ट्रैकिंग कर रही है। और इस नासा का जो डीप सोर्स नेटवर्क है, वो टेलीमेट्री डेटा और ट्रैकिंग जो उसका पाथ है उसको ट्रैक कर रहा है, जिससे कि इसरो को सटीक जानकारी मिल रही है कि हमारा चंद्रयान कहाँ पे है, कैसा है और कैसा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, यही एक रीज़न मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि रशिया के लूना के फेल होने में है। उसको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नहीं मिला, वो अपने ही सिस्टम से वहाँ गया और ड्यू टू लैक ऑफ मैनूवर वो फेल हो गया। वो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। ये हमने बताया कि रशिया, नासा और ये से भी चंद्रयान 3 की मदद कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, G20 लीडर समिट होने वाला है दिल्ली में, जिसके लिए स्कूल्स और कॉलेजेस को दिल्ली में बंद कर दिया गया है। एक ओवरव्यू देख लेते हैं दोस्तों। ये कहाँ पे होगा? ये भारत मंडपम प्रगति मैदान पे होगा। और इसमें G20 के जितने भी लीडर्स हैं, कंट्री के 29 लीडर्स हैं, 29 लीडर्स अक्रॉस द कंट्रीज आने की संभावना है। यहाँ पे 19 कंट्रीज हैं दोस्तों G20 में, और एक यूरोपियन यूनियन है। तो 19 कंट्रीज़ के लीडर और 10 और कंट्रीज़ के लीडर्स यहाँ पे आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें यूएसए, कनाडा, जर्मनी और चाइना के भी लीडर्स होंगे। और ये लोग कहाँ कहाँ घूमेंगे? ये लोग दोस्तों राजघाट में, IARI पूसा में, और NGMA जयपुर हाउस में ये लोग विजिट करेंगे। तो ये दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। अब देखिए दोस्तों, हम ये समझेंगे कि लूना 25 जो रशिया का मिशन है वो फेल कैसे हो गया। तो इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, लूना का देखिए जो लॉन्च है वो 11 अगस्त को शुरू किया गया था। रॉसकॉस्मोस जो वहाँ की स्पेस एजेंसी है, उसने 11 अगस्त को इसको लॉन्च किया था सोयूज 2 रॉकेट से। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? वोस्टोंची कॉस्मोरेडोम से ये इसको लॉन्च किया गया था। अब देखिए दोस्तों, क्यों कहा गया कि ऐसा क्या था कि ये लूना 25 फेल हो गया? कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे
20 अगस्त को रोसकॉस्मोस ने अनाउंस किया कि लूना ने एक टेक्निकल ग्लिच इनकाउंटर किया है और मून के सरफेस पे ये क्रैश हो गया है। और इसका जो तो पहले ये देख लेते हैं कि लूना 25 के लॉन्च होने का रीज़न क्या था। तो लूना 25 अभी नहीं शुरू किया गया था, लूना 25 बहुत पहले शुरू किया गया था, दशकों पहले का ये प्रोजेक्ट है। उसका ओरिजिनली लूना ग्लोब नाम था और इसका पर्पस था कि रशिया को साउथ पोल, मून के साउथ पोल पे लैंड कराना और उन जगहों को एक्सप्लोर करना जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए गए थे। और सिर्फ यही नहीं, रशिया चाइना के साथ कोलैबोरेट कर रही है इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन के लिए, जिसमें रशिया और चाइना मेन कोलैबोरेटर्स हैं। तो इसके लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट था। और सिर्फ यही नहीं, देखिए एक मून पे पहुंचना, स्पेस में पहुंचना, मार्स पे पहुंचना, ये एक कंट्री के पावर को भी दर्शाता है कि ये स्पेस पावर इस कंट्री के अंदर कितनी ज़्यादा है। और फ्यूचर स्पेस वॉर्स जो होंगे, मतलब स्पेस में जो स्पेस की वॉर होगी और मून पे पहुंचने की होड़ होगी, मार्स पहुंचने की होड़ होगी, उसमें ये कंट्रीज़ कितनी आगे रहेंगी। तो इसमें एक रशिया का जो लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उससे रशिया के इन प्रोग्राम्स को बहुत बड़ा झटका लगा है। देखिए चंद्रयान 3 से अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो ये दोनों एक साथ लगभग लॉन्च किए गए थे, लेकिन डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं थे। ये दोनों प्रोजेक्ट एकदम अलग-अलग थे। और चंद्रयान 3 को जो है दोस्तों 2019 से डेवलप किया जा रहा है, जबकि लूना का 25 का जो डेवलपमेंट है 2010 के आसपास से चल रहा है। और दोनों में डिले हुआ था ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। अब देखिए दोस्तों, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर दिया गया है लूना का कि क्यों फेल हुआ। और इसका स्पेकुलेशन ये किया जा रहा है कि मिसकैलकुलेटेड मैनूवर, मतलब कि जो मून के इर्द गिर्द घूमने की उसकी मैनूवरिंग कैलकुलेशंस हैं और जो भी उसके सतह पे लैंड करने के कैलकुलेशंस हैं, वो सारी गलत हो गई। इस वजह से वो लैंड कर गया। तो ये क्यों गलत हुई दोस्तों, ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। अब चैलेंजेस क्या है दोस्तों इसके लिए, देखिए रशिया के ऊपर इस समय सैंक्शन चल रहे हैं, तो इसीलिए वो दुनिया के जो सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं उनको यूज़ नहीं कर पा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईएसए ने अपने ट्रैकिंग सिस्टम को और यूएसए ने अपने डीप स्पेस सिस्टम को इंडिया के टेलीमेट्री और ट्रैकिंग यूज़ करने के लिए दे दिया है। तो इंडिया यूज़ कर रही है उसको, इंडिया वहाँ के इन्फॉर्मेशन को गैदर करके अपने जो चंद्रयान 3 के पाथ हैं, ट्रैजेक्टरी हैं, उसको स्पेसिफिकली देख पा रही है और उस हिसाब से ऑपरेट कर पा रही है, जिससे कि हमारे मिशन को सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ गए हैं। ये काम रशिया नहीं कर पा रही थी। रशिया सिर्फ और सिर्फ अपने उपकरणों से, अपने सैटेलाइट्स पे डिपेंडेंट थी। इसी वजह से उसको मैन्यूवरिंग कैलकुलेशन में उसकी गलती हुई और जिस वजह से उसका मिशन ये फेल हो गया। और दोस्तों इसके बाद देखिए अब क्या इम्प्लीकेशंस हैं रशिया के लिए। देखिए लूनर एक्सप्लोरेशन के जो चैलेंजेस हैं उसमें रशिया पार नहीं पा पाया और अब उसके लिए फ्यूचर जो एक्सप्लोरेशंस है उसमें भी इस तरह की दिक्कत आ सकती है, खासकर जब उसको इंटरनेशनल कॉपरेशन नहीं मिल रहा हो। और जो इंटरनेशनल लूनर जो स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है उसमें भी अब रशिया और चाइना को एक बड़ा झटका मिला है, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी पे अब कभी न कहीं सवाल उठ रहा है। और इसके जो डिलेड हैं, जो लूना 25 के डिलेड टाइमलाइंस थे, उसकी वजह से भी इस मिशन को बहुत झटका पहुंचा है, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है। तो दोस्तों ये पूरा एक रीज़न था कि क्यों लूना 25 फेल हो गया। और आज चंद्रयान 3 लॉन्च हमारा, मुझे पूरी उम्मीद है कि सफलता से मून के सरफेस पे लैंड करेगा। अब देखते हैं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की बायोडाइवर्सिटी पे ये एक आर्टिकल निकला है। इसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक चीज़ जो बताई गई है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है उमियाम लेक। देखिए उमियाम लेक इस समय मेघालय का एक लेक है जिस पे बहुत ही विवाद छिड़ा हुआ है। उमियाम लेक एक बहुत ही इकोलॉजिकली फ्रेजाइल हॉटस्पॉट है, जिसके अराउंड कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया गया है, जिसकी वजह से उमियाम लेक के जो एक बायोडाइवर्सिटी है उसको खतरा पहुंचने की संभावना लगाई जा रही है। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसके आसपास डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इसी पे पीआईएल दाखिल किया गया था और एनजीटी ने फिलहाल उस पर रोक लगाई है कि अभी डेवलपमेंट का काम ना किया जाए जब तक कि पूरा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो न जाए। तो दोस्तों यही था, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है इन पैराग्राफ्स में। बस उमियाम लेक के बारे में आप जानते रहिए क्योंकि ये न्यूज़ में है और ये मेघालय में है। बाकी चीज़ें मैं इसमें लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों,
अभी हाल ही में देखिए, फ्लड अगर कोई मतलब जानबूझ के बाढ़ पैदा करेगा, बाढ़ की स्थिति पैदा करेगा, तो उसको एक टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा। ये कह रहा है भारत न्याय संहिता बिल, भारतीय न्याय संहिता बिल, जो अभी हाल ही में मानसून सेशन में जिसको पास किया गया, जिसको टेबल किया गया है और वो पार्लियामेंट्री कमेटी में वो फर्दर चर्चा के लिए वो उसको भेजा गया है। तो दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारतीय न्याय संहिता बिल जो है वो ब्रिटिश एरा की पीनल कोड्स जो हैं उनको रिप्लेस करने की एक पहल है और नया लीगल फ्रेमवर्क एक लाने के लिए ये नया बिल लॉन्च किया गया है, जो कि कंटेम्प्रेरी नीड्स के अनुसार है। इसमें देखिए दोस्तों, टेररिज्म को डिफाइन किया गया है और इस टेररिज्म को एक डिस्टिंक्ट मतलब और जो ऑफेंसेस है उनसे एक अलग ऑफेंस इसमें बनाया गया है। जैसा कि यूएपीए में ऐसा नहीं था, उसमें जो आम क्राइम्स है उसमें टेररिज्म को भी रखा गया था, लेकिन यहाँ टेररिज्म को आम ऑफेंसेस से डिस्टिंक्ट बनाया गया है। और सेक्शन 1116 ए जो है बीएनएस बिल का, वो टेररिस्ट को डिफाइन करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऐसा काम करता है या ऐसा प्रोसेस मैन्युफैक्चर करता है जिस और या फिर कुछ ऐसे वेपन्स, एक्सप्लोजिव या डेंजरस सब्सटेंस एक्वायर करता है जिससे कि फायर मतलब आग लग जाए या तो फ्लड आ जाए या कोई एक्सप्लोजन हो, तो उसे टेररिस्ट एक्टिविटी कहेंगे। देखिए, इसमें दोस्तों फ्लड की भी बात कही गई है। अब देखिए दोस्तों, इसका कुछ एग्जामिनेशन करते हैं, करंट स्टेटस का क्या है। देखिए, इसको 11 अगस्त को इस बिल को टेबल किया गया था और इसको पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ होम अफेयर्स को फर्दर एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया गया है। अब इसके क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं? क्रिटिक्स कह रहे हैं दोस्तों कि इसमें जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैं वो लैग कर रही है। प्रोसीजरल सेफगार्ड क्या होते हैं दोस्तों? प्रोसीजरल सेफगार्ड किसी भी लॉ में इसलिए लगाए जाते हैं कि ऐसा ना हो कि किसी बेकसूर बेगुनाह को उस लॉ की वजह से नुकसान हो जाए और वो जेल में चला जाए, उसे अननेसेसरी हरासमेंट फेस करना पड़े। तो ये प्रोसीजर लैग जो सेफगार्ड्स हैं वो इस भारतीय न्याय संहिता बिल में नहीं है, ऐसा जो क्रिटिक्स हैं वो बोल रहे हैं। और ये जो है प्रोसीजर सेफगार्ड्स को बाईपास करता है, जिसमें कि कोई भी पुलिस ऑफिसर एफआईआर कर सकता है किसी के भी अगेंस्ट। जबकि मोकोका और जो यूएपीए है उसमें ये जो क्राइम्स हैं जो टेररिज्म के अगेंस्ट बने हैं उसमें ऐसा नहीं है। उसमें जो बड़े लेवल का अधिकारी है पुलिस का, वही जब नोट देगा तब उसके ऊपर एफआईआर होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई भी पुलिस ऑफिसर एफआईआर कर सकता है। और इससे जो है कि इससे ये कहा जा रहा है कि इसका दुरुपयोग बहुत हो सकता है और मतलब केस फैब्रिकेट किए जा सकते हैं और लोगों को इसमें फंसाया जा सकता है। अभी हाल ही का एग्जांपल दिया गया है सिलचर असम का, जहां की फ्लड से काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई थी और कुछ मुस्लिम रेजिडेंट्स थे जिनको फ्लड जिहाद के लिए अक्यूज़ किया गया था और उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे। और दोस्तों, इसके पनिशमेंट भी हार्श है, मिनिमम 5 ईयर्स का पनिशमेंट है और इसमें डेथ पेनल्टी की भी मैक्सिमम सेंटेंस है, उसका भी प्रोविज़न है। तो इसीलिए इसका इस पे लोग क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि इसका मिसयूज़ हो सकता है और इससे बहुत नुकसान भी हो सकता है और सेफगार्ड न होने की वजह से किसी बेकसूर व्यक्ति को भी इसमें फंसाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था भारतीय न्याय संहिता बिल के बारे में। ये बाकी चीज़ें आप इसमें से देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, फिलहाल हमारे केंद्र ने अनियन के एक्सपोर्ट्स पे बिल मतलब अनियन के एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है और 40% तक रख दी है। क्यों रख दी है दोस्तों? क्योंकि जो हमारा डोमेस्टिक सप्लाई है वो अब बाधित हो रहा था ओनियन का, इसीलिए इस केंद्र ने ये डिसाइड किया कि हम 40% ड्यूटी अनियन एक्सपोर्ट्स पे अब लगाएंगे, ताकि उसके एक्सपोर्ट्स का कम हो और डोमेस्टिक खपत उसकी ज़्यादा हो। लेकिन उससे जो है फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। कहाँ के? नासिक मार्केट में उन्होंने एपीएमसी से ट्रेडिंग बंद कर दी। और तो इससे क्या हुआ है कि अब केंद्र सरकार को इसमें इंटरवीन करना पड़ रहा है और अब जो प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव है वो बढ़ाना पड़ रहा है। जैसे एनसीसीएफ, नेफेड ये हैं, ये 24,110 मतलब 2410 रुपये प्रति क्विंटल अब अनियन खरीद रहे हैं। और इससे भी पहले गवर्नमेंट ने इसमें इंटरवेंशन किया है और जो अनियन का बफर स्टॉक है वो बढ़ाया, जबकि उस समय बढ़ाया जब उसका मार्केट बहुत डाउन था, अनियन को लोग खरीद नहीं रहे थे और मार्केट बहुत सस्ता था। तो गवर्नमेंट ने एक्सेस खरीद के किसानों से उसका बफर स्टॉक बढ़ाया और उनको रिम्यूनरेशन दिया। और एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाया गया दोस्तों? इसका इसलिए लगाया गया क्योंकि जो इसके रिटेल प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ रहे थे और उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में इंटरप्शंस आ रहे थे, इसीलिए एक्सपोर्ट को रोका गया है। और दोस्तों,
NCCF और NAFED एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको प्रोक्योर करती हैं और फार्मर्स को उचित प्राइस इसका देती हैं। तो दोस्तों NCCF के बारे में जान लेते हैं, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों इसको ये एक एपेक्स बॉडी है कंज्यूमर कोऑपरेटिव इन इंडिया, और इसको अक्टूबर 16 1965 में इसको बनाया गया था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत, और इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? कंज्यूमर कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रमोट करना, डेवलप करना, सप्लाई सपोर्ट करना कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स के लिए, टेक्निकल गाइडेंस और असिस्टेंट देना कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स के लिए, और रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। इसके अलावा ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। और दोस्तों नेफेड के बारे में जान लेते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। ये एपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए। इसको 1958 में इसको बनाया गया था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये क्या करता है दोस्तों? फार्मर के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है विथ रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इंश्योर करता है कि उन फार्मर्स को रिम्यूनरेटिव प्राइसेस मिले उनके प्रोड्यूस के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले फार्मर्स को, और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को वो प्रमोट करता है, और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रोड्यूस में भी ये हेल्प करता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भी जो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है इंडिया में, जो उस काम को देखती है, वो है नेफेड। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। भारत NCAP दोस्तों नया एक नई चीज़ है, देखते हैं क्या है ये। इसको लॉन्च किया गया है। भारत NCAP का पूरा एक्रोनिम है दोस्तों भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। दोस्तों जैसे कि ये न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम कार सेफ्टी के लिए मेनली बनाया गया है, और अब जो इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो वॉलंटरली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी कार की क्रैश सेफ्टी का टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो NCAP है ये ग्लोबल NCAP के तर्ज पे बनी है, ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जो कि जीरो फाउंडेशन का इनिशिएटिव है यूके का, उसके तर्ज पे इसको बनाया गया है। और इसका एम है कि जो UN का मोटर व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसको प्रमोट किया जाए। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है दोस्तों? इसकी एप्लीकेबिलिटी है 8 सीटर जो व्हीकल्स हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर सीट, उन तक एप्लीकेबिलिटी है, जिनका वेट जो है 3500 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें पार्टिसिपेशन वॉलंटरी है। इसमें कोई भी कार कंपनी चाहे तो वो इसमें पार्टिसिपेट करते रहती है। लेकिन अगर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सेफ्टी रिलेशन मिनिस्ट्री या कोई भी ऐसी कंपनी जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, वो अगर इसको मैंडेटरी बनाना चाहे तो वो भी बनाया जा सकता है। और इसका रैशनल क्या है दोस्तों? हमारे देश के रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करना, यही इसका रैशनल है। तो दोस्तों ये आपको जानना है, ये नई चीज़ है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये बाकी इसकी डिटेल्स के बारे में आप हमारे PDF से पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता भी दिया। अब देखिए दोस्तों हम H1N1 फ्लू के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों ये आज के आर्टिकल में निकला है कि H1N1 जो वायरस है उसके ऊपर रिसर्च करके बहुत सारे पैंडमिक्स को बचाया गया, बहुत सारे फ्लूज को रोका गया, जिसमें से कोविड भी एक फ्लू है। तो H1N1 वायरस के बारे में जानते हैं दोस्तों। इसको स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। H1N1 को स्वाइन फ्लू कहते हैं, और ये प्राइमरीली ये पिग्स को अफेक्ट करता था, लेकिन फिर ये ह्यूमन में भी ट्रांसमिट होने लगा, जिससे ह्यूमन को भी फ्लू होने लगा। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था दोस्तों? ये एक इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है, और 2009 में प्रोमिनेंस गेन किया जब ये ग्लोबल पैंडेमिक के रूप में फैल गया। ये कोरोना इतना व्यापक तो नहीं था, लेकिन ये भी बहुत बड़ी चुनौती थी वर्ल्ड हेल्थ सिस्टम्स के लिए। और 2009 का जो पैंडेमिक था वो कहाँ से आया था दोस्तों? ये स्वाइन फ्लू कहाँ से आया था? ये आया था कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पिग्स, बर्ड एंड ह्यूमन फ्लू। ये सारे कंबाइन करके एक रैपिडली मतलब फैलने वाले वायरस को बनाए, जिसका नाम था स्वाइन फ्लू। और ये दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में बहुत तेज़ी से फैल गया। लेकिन दोस्तों ये कोविड इतना लीथल नहीं था, कोविड से काफ़ी कम लीथल था, इसमें बहुत मौतें नहीं हुई थी। और इसके सिम्टम्स क्या हैं दोस्तों? नॉर्मल सिम्टम्स इन्फ्लुएंजा वाले ही सिम्टम होते हैं, फीवर, कफ, सोर थ्रोट, बॉडी इशेस, फटीग। और इसका ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों, जो भी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं छींकने से या खांसने से, उससे इसका ट्रांसमिशन हो जाता है। अब इसका प्रिवेंशन क्या है दोस्तों? देखिए, वैक्सीनेटेड अगर होता है कोई तो इसका प्रिवेंशन होता है, वैसे इसके लिए दवाइयाँ भी मौजूद हैं, और प्रिवेंशन भी इसका बहुत बड़ा एक प्रिवेंशन भी मतलब
कि ऐसे हाइजीनिक कंडीशन में रहना जिससे कि ये रोग फैले ही ना, वो भी इसको प्रिवेंट करता है। जैसे कि हाइजीन है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग है, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद सिक पर्सन है, ये सब भी चीज़ों को ध्यान में रखिए तो स्वाइन फ्लू से बचा जा सकता है। देखिए दोस्तों, 2009 में जब पैंडेमिक फैला था तो इसके वैक्सीन पे काम शुरू हो गया था, और अब मार्केट में काफ़ी ऐसी वैक्सीन्स हैं जो स्वाइन फ्लू से बचाती हैं। WHO भी इसका ग्लोबल सर्विलेंस करती है कि किन कंट्रीज़ में H1N1 वायरस अभी एक्टिव है, और उनको मिटिगेट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट दोस्तों अवेलेबल है मार्केट में। ओस्टामिविर, टैमफ्लू, ज़ेमाविर, रेलेंजा, ये सारे जो दवाइयाँ हैं ये मार्केट में अवेलेबल है जो इनका ट्रीटमेंट करती है। और अगर अर्ली कोर्स स्टार्ट हो तो इससे बहुत जल्दी बचा जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, ये कोविड इतना इन्फेक्शियस नहीं है, ना ही उतना लीथल है। तो दोस्तों ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस, और ये सारी इंपॉर्टेंट खबरें थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसा लगा आपको दोस्तों? हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।